नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। मुद्दा जुड़ा हुआ है किसानों से और सवाल यही है कि आखिर किसान इस 3 अध्यादेश को लेकर के किस तरीके से गफलत की स्थिति में है और सवाल यह भी है कि इस गफलत को दूर करने में क्या सरकार की तरफ से उठा हुआ कदम लेट से उठा हुआ कदम है। क्या सवाल यह भी है कि हरियाणा के उन किसानों पर जो लाठीचार्ज से जो 3 अध्यादेश के खिलाफ रोष जता रहे थे, दरअसल इस मामले में हरियाणा सरकार की मुश्किलों की एक तरह से यह कहा जा सकता है कि स्थिति बहुत ही अजीब सी हो गई है। लेकिन उससे इतर सवाल यह है कि इन अध्यादेश को लेकर के नाराजगी क्यों है, जिसको संसद के इस सत्र में एक अध्यादेश के तौर पर लाया जाएगा, उसे पास कराने की पूरी कोशिश है और पास हो भी जाएगा क्योंकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत भी है। लेकिन किसान अगर नाराज हैं तो उसका असर किस पर होगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की, साथ ही मामले की जांच के लिए अपील भी की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पहले किसानों को रोका और बाद में परमिशन दी। लाठीचार्ज पर सरकार पर से साझेदार, किसी ने स्वीकारा, किसी ने नकारा। एक बार फिर बिफरी प्रदेश सरकार। हरियाणा में एक बार फिर से लगभग वैसी ही स्थिति बनती दिख रही है जो शराब घोटाले के बाद बन गई थी। दरअसल हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत बीजेपी के भी कई नेताओं ने निंदा की, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अनिल विज लाठीचार्ज की घटना नकार चुके हैं। उन्होंने कहा कि न तो लाठीचार्ज हुआ और न किसी किसान को कोई चोट आई। जो घटना पिपली के अंदर हुई वो निंदनीय है। जो घटना पिपली के अंदर हुई वो निंदनीय है। कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, कहीं पर भी कहीं कोई एमएलआर नहीं हुई है, किसी के कोई चोट नहीं आई है और कोई लाठीचार्ज करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। पुलिस सिर्फ इतना चाह रही थी कि आप सड़क को जाम मत करो। तो अगर किसी के पास वीडियो होती तो आप लोग अब तक चैनलों पे कब की उसको 20-20 बार रीवाइंड करके चला रहे होते हैं, लेकिन आपने नहीं चलाई है, यही इसका सबूत है। बयानों के मायने इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि एक प्रतिक्रिया प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की है तो दूसरा रिएक्शन प्रदेश में बड़े ओहदे वाले मंत्री अनिल विज का। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पहले किसान को रोका और बाद में उन्होंने ही परमिशन भी दी। वहां पर इंक्वायरी होनी चाहिए उन लोगों के विरुद्ध जिनने पहले रोका और फिर उन्हीं ने ही परमिशन देने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कृषि अध्यादेशों को लेकर कहा कि ये तीनों कृषि अध्यादेश केंद्र की तरफ से लाए जा रहे हैं जिसके तहत किसान की फसल एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसी तरीके से खरीदी जाती रहेगी जैसे अब खरीदी जा रही है। इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एमएसपी की व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। एक एजेंडा प्रोपोगेट किया गया है कांग्रेस द्वारा और इस सोच के साथ कि 3 अध्यादेशों से फार्मर का बहुत नुकसान है। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसके अंदर फार्मर की बचत पहले से भी ज्यादा होगी और हमारे जो मंडी का सिस्टम है वो भी कोलैप्स नहीं करेगा। इसके अंदर तो जो आज बारी बारी गवर्नमेंट सरसों की खरीद के अंदर प्राइवेट बायर्स के भी पीछे जाती थी, नरमे की खरीद कोई प्राइवेट बायर करता था उनको मॉनिटर करती थी, उन लोगों को रिलैक्सेशन दी है कि उनको मार्केट फीस देने का काम नहीं करना पड़ेगा अगर वो मंडी एरिया से बाहर खरीदते और बेचते हैं। गठित की गई कमेटी के अलावा सरकार और साझेदार की तरफ से भी किसानों को समझाया जा रहा है, लेकिन इस बीच भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी भी दी
कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 20 सितंबर को वो पूरे हरियाणा को जाम कर देंगे। अब स्थिति कैसी है और कैसी नहीं, ये तो आप बखूबी समझ रहे होंगे, लेकिन एक सवाल तो आपके जहन में भी उठता होगा शायद, जब तीनों कृषि अध्यादेश किसानों के हित में हैं, तो अन्नदाता सड़कों पर उतरने को मजबूर क्यों हैं और तीनों कृषि अध्यादेशों का विरोध क्यों हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, तो पॉलिटिकल पंचायत की अब शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है बजरंग जी आपका। और भाग सिंह दमदमा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेजेपी की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल पंचायत में हरियाणा की जनता ये भी जानना चाहती है कि लाठीचार्ज की स्थिति को किस तरीके से देखा जाए, हुई ये घटना घटी या नहीं घटी। लेकिन आज हम इस सवाल पर उलझना नहीं चाहते, आज हम किसानों के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, इन 3 अध्यादेशों को लेकर बात करना चाहते हैं, किसानों की पेचीदगियों को लेकर बात करना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या है, नाराजगी क्या है। और इस पर बजरंग जी आपके बहुत इनपुट्स चाहिए होंगे, लेकिन शुरुआत वीरेंद्र चौहान साहब आपसे करना चाहूँगा। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, उसी कमेटी के एक सदस्य हैं धर्मवीर जी, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किसानों को हम समझा नहीं पाए। आपका रिएक्शन? देखिए, किसानों को अगर पूरी तरह, जिसे 100% कहते हैं, समझा पाते तो शायद सड़क पर कोई नहीं आता, परंतु ऐसा कभी भी नहीं हो पाता है। ये किसकी हार है साकेत जी, कि सबको आवाज नहीं आ रही जो है समझाया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, ठीक है, अभी देख रहे हैं बजरंग जी, आवाज पहुंच जाएगी आप तक। किसान अपना जो भाव है, अपने जो संदेश है, वो देने का प्रयास किया। हाँ, ये कह सकते हैं क्योंकि कोविड काल था, क्योंकि बहुत सार्वजनिक कार्यक्रम करने संभव नहीं थे, सीमित मात्रा में लोगों तक जाया जा सकता था, उसका थोड़ा प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। मेरा ये कहना है कि हम पहले भी किसान तक अपनी बात लगातार अलग अलग माध्यमों से पहुंचा रहे थे और अधिक मात्रा में पहुंचाएंगे, परंतु हमारे पूरी ताकत झोंकने के बाद भी बजरंग जी, आपकी जो ताकत, वीरेंद्र चौहान जी, जो आपकी ताकत अब दिख रही है किसानों को समझाने में, जो आपकी ताकत अब दिख रही है किसानों तक तीनों अध्यादेश की बात को पहुंचाने में, वो ताकत पहले क्यों नहीं दिख रही थी? पहले क्यों नहीं दिख रही थी? पहले क्यों नहीं दिख रही थी वो ताकत? 1 मिनट दे दीजिए मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि हम पूरी ताकत लगा दें, जितनी ताकत आज तक लगी है उससे 2 गुनी भी लगा दें, उसके बावजूद ये झूठ बोलने वाले लोग, बजरंग जी की पार्टी के लोग, जो जाकर ये कह रहे हैं कि एमएसपी बंद हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, जो जाके लोगों को ये कह रहे हैं कि मंडी बंद हो रही है, इनको रोकने का कोई तरीका नहीं है। ये झूठ के कारोबारी जब तक भोले भाले किसानों के बीच में घूमते रहेंगे, सारे हम चैनलों पर बैठकर झूठ बोलते रहेंगे। ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, ठीक है। आज मैं नहीं चाहता कि आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में फंसे, आज नहीं चाहता हूं। आज मैं चाहता हूं सिर्फ किसानों की बात हो। बजरंग दास गर्ग साहब, बजरंग दास जी, सवाल आपसे मेरा ये है कि डिप्टी सीएम ये कहते हैं इन 3 अध्यादेशों का विरोध करने से पहले एक बार पढ़ लीजिए। आप लोग विरोध कर रहे हैं, पढ़ा क्या तीनों अध्यादेश को? बहुत सांकेतिक, बहुत अच्छी तरह पढ़ा जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये तीनों अध्यादेश किसान, आड़ती, मजदूर विरोधी है। मतलब ब्रीफ में बताऊंगा क्यों विरोधी है। जी बताइए। वीरेंद्र चौहान जी 1 सेकंड होल्ड कीजिए। वीरेंद्र चौहान जी सुनिए, वीरेंद्र चौहान जी इनके पॉइंट्स को नोट कीजिए, आपको मैं मौका दूंगा पूरा काउंटर करने का। लेट हिम स्पीक। वीरेंद्र चौहान जी इनको बोलने दीजिए, वीरेंद्र चौहान जी बोलने दीजिए, डिबेट को डिस्टर्ब मत कीजिए, ना ही डिरेल कीजिए। आप लिख करके आप नोट कीजिए जो ये पॉइंट्स रख रहे हैं, आप नोट कीजिए वीरेंद्र सिंह चौहान साहब।
आप नोट कीजिए इनके पॉइंट्स को, उसके बाद काउंटर का मैं मौका दूंगा, तब काउंटर कीजिएगा। कौन से अध्यादेश में लिखा आप है? काउंटर कीजिएगा जब आपके पास मैं आऊंगा, जब आपको मैं कहूंगा काउंटर कीजिएगा। बजरंग दास जी बोलिए, कौन से कागज में लिखा है? बताओ, चैनल पे बैठे हो। बोलिए बजरंग जी। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, जब 3 अध्यादेश सरकार लेकर आई, ये कहते हैं हम किसान ला नहीं पाए, किसान को क्या लाभ? बताओ, एमएसपी बंद होना कौन से अध्यादेश में लिखा है? प्रदर्शन पीपली के अंदर कर रहा था, एक दिन पहले साकेत जी वो प्रदर्शन को रद्द कर दिया गया, पहले तो रद्द किया, क्या लिखा है ये बताओ बजरंग जी। इजाजत दी। बजरंग दास साहब, बजरंग दास जी, आज मैंने चर्चा की शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया कि मैं लाठीचार्ज की घटना पर जाना ही नहीं चाहता। आज मैं सिर्फ इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि उन 3 अध्यादेशों में ऐसी क्या कमी है जिसको लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। उन अध्यादेश पर आइए, उस पर चर्चा कीजिए। अध्यादेश में एमएसपी पर क्या लिखा है, जरा ये बता दें। ये बेनकाब हो जाएंगे। कहीं नहीं लिखा एमएसपी से कम धान की फसल प्राइवेट को एक प्रमाण हो गया कि खेत के अंदर पैदावार होने से पहले ही फसल एडवांस के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां उसे खरीद सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है। इसका मतलब पौने दामों में कंपनियां एडवांस के अंदर खेतों में किसान खरीदेगी। अवानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बातें मत करो बाबा जी, ये बता दो कि कौन से अध्यादेश में ये लिखा है कि मंडी में किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा। के अंदर फसल आएगी वो मार्केट फीस लगेगी। मंडी गेट पे भरा फसल बेचो, खेत में बेच लो, गांव में बेच लो, मार्केट की नहीं लेगी। इसका मतलब मंडियां ये बंद करना चाहते हैं, मंडियां बर्बाद। बजरंग दास जी, कहां लिखा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी? कहां लिखा है इस अध्यादेश में? एक बात लेकर के ये जो ये कहता हो कि मंडी बंद कर दी जाएगी, मंडी में फसल ही नहीं आएगी। मंडी में आड़ती दुकान करके क्या करेगा? अगर बाहर कम दाम मिलेगा तो मंडी में क्यों नहीं आएगी? बजरंग दास गर्ग ये बताओ, किसान को मामला समझते हो? अगर मंडी में ठीक है बजरंग जी, मैं लौटूंगा। वीरेंद्र चौहान जी, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। आप जरा मुझे भाग सिंह दमदमा साहब के पास जाने दीजिए, आप ही के साझेदार हैं। बजरंग जी 1 सेकंड होल्ड कीजिए। आप मुद्दे को ठीक से रख नहीं पा रहे। बजरंग जी 1 सेकंड आप होल्ड कीजिए। 1 सेकंड बजरंग जी 1 सेकंड बजरंग जी 1 सेकंड रुकिए। मुझे जरा भाग सिंह दमदमा साहब के पास चलने दीजिए। भाग सिंह जी, अब सवाल ये है कि इस अध्यादेश में ये कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाया जाएगा। मैं बस इतना जानना चाहता हूं, सरकार क्यों नहीं करवाती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? सरकार अपने अंडर में क्यों नहीं ले लेती कि सरकार ही निगहबान होगी इस चीज की? प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों मार्केट में लाया जा रहा है? भाग सिंह दमदमा साहब। साकेत जी, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, तो उसी का प्रदेश की अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग तरीके से काम करने का कार्य किसान करते हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये मुद्दा काफी दिनों से पूरा किसान को इस प्रकार से दिखाया गया प्रदेश के अंदर कि किसान को मार दिया गया, कुचल दिया गया। लेकिन मेरे आदरणीय बड़े भाई बजरंग दास गर्ग ने 2 शब्दों में ही कह दिया, जब किसान की फसल बाहर ही दिख जाएगी तो वो मंडी में क्यों आ? ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि व्यापार। देखिए, मंडी के अंदर जो मंडी की कोई आज से नहीं है, ये पहले से जो सिस्टम है आसाके की, उस बात पर भी जरूर आऊंगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एमएसपी और मंडी पे कहीं बंद करने का जिक्र नहीं है। और यदि हमारे देश के प्रदेश के किसान को बाहर रजिस्टर्ड व्यापारी या रजिस्टर्ड हिंदुस्तान में कहीं से भी उससे ज्यादा रेट के ऊपर फसल लेकर जाता है, तो इससे ज्यादा खुशी की क्या बात है किसान के लिए? तो किसान तो हर तरफ से चलेगा और बोलेगा। तो सबसे बड़ी चिंता हमें किसान की है। और किसान को यदि व्यापारी ज्यादा रेट पर नहीं लेकर जाता तो एमएसपी के ऊपर वही दरवाजे खुले हैं, वहां भी दे सकता है। ये किसान की सहूलियत है कि वो अपनी फसल को खुला होकर कहाँ दे सकता है, वो किसी के दबाव में नहीं है। दूसरा जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह से नहीं होती। देश के अंदर कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डेयरी धान लगाई जाती है, कहीं पर आयुर्वेदिक दवाइयों का काम किया जाता है जो हर्बल टाइप से होती है, जिस प्रकार हरियाणा के ही मोरनी छोर लगा लीजिए आप, और हिमाचल इधर हिंदुस्तान की बात करें, और कहीं कहीं ये पॉली हाउस जिसको कहते हैं
कि उसमें सब्जी लगाकर काम, ये कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम किए जाते हैं। इनमें सब सरकार सारी जमीनें किस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेगी? ये तो एक काम करने का, एक किसान के साथ साथ एक आम आदमी जिसके पास जमीन नहीं है, वो फर्म से जुड़ता है, तो किसान की दमदमा साहब, आप ये कह रहे हैं कि सरकार के लिए संभव नहीं है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान की साकेत जी, हाउ इट इज पॉसिबल? पूरे हिंदुस्तान की जमीन एक बार में सरकार देखिए कॉन्ट्रैक्ट किस पर, ये जो व्यक्ति हैं, ये जो फर्म है, ये भी तो हिंदुस्तान नहीं, के सरकार हैं। सरकार प्राइवेट कंपनियों के जरिए इसको पॉसिबल बना सकती है, लेकिन सरकार खुद इसको पॉसिबल नहीं कर सकती है। मैं साकेत जी, उसमें काम करने के लिए मैन पावर या प्राइवेट कंपनी, मैं इतना उदाहरण देता हूँ, एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है और उसको एक प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर लेती है, उसमें चाहे वो पॉलीमर काम करती है, तो उसका जो किसान जमीन वाले के साथ तय कर रखा है, वो सीधा किसान के पास जाएगा। यदि इसमें कोताही बरती जाती है तो इसमें प्रावधान है कि वो पूरा स्ट्रक्चर जो लगाया है वो किसान का हो जाएगा। यदि वो कंपनी उसको पैसे नहीं देती, कंपनी उसका भुगतान नहीं समय पे करती, तो वो सारे का सारा किसान के पास चला जाएगा। किसान उस जमीन का मालिक है। नंबर 2, किसान की जमीन पर कब्जा नहीं हो सकेगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिख रखा है। मैं ये तो जानना ही नहीं चाह रहा कि क्या हो जाएगा क्या नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि सरकार क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा सकती, सरकार क्यों मेन रोल में नहीं आ सकती। खैर वीरेंद्र चौहान जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि हैफेड ने ये शुरू किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम साहब, और 306 गेहूं और बासमती चावल का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम हैफेड की तरफ से शुरू किया गया था। आप मुझे बताना चाहेंगे कि इतनी बड़ी सरकारी एजेंसी फेल क्यों हो गई थी? देखिए, एक बात समझिए कि सरकार हर काम करे, जैसे आप पूछ रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सरकार क्यों नहीं कर लेती और पूरी तरह सरकार क्यों नहीं काम में आ जाती। भारत कोई ऐसी साम्यवादी अर्थव्यवस्था नहीं है जहां हर काम केवल और केवल सरकार करेगी। ये चीन और रूस नहीं है, यहाँ पर निजी क्षेत्र भी है, यहाँ पर सरकारी क्षेत्र। चीन और रूस हमसे बहुत आगे हैं हर मामले में। एक क्षण सुनिए सर, सुनिए साकेत जी, तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स का होना वो अपराध नहीं है, और हम ये कह रहे हैं कि हमारा काम प्राइवेट प्लेयर ही तो है। आप किसान के खेत को सरकार के पास ही क्यों देना चाहते हैं? सरकार का काम दैनंदिन रूप से खेती में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना, ये होना भी नहीं चाहिए। किसान अपने अंदाज में खेती करे, और अगर उसके साथ कोई प्राइवेट प्लेयर हैफेड क्यों फेल हो गई थी, करना चाहता है, हैफेड क्यों फेल हो गई थी वीरेंद्र चौहान साहब? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हैफेड क्यों फेल हो गई थी? हैफेड क्यों फेल हो गई थी? सुनिए, हैफेड क्यों फेल हो गई थी वीरेंद्र चौहान जी? हैफेड ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की थी, क्यों उसमें नाकामी हाथ लगी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि हैफेड क्यों असफल हो गई थी या क्यों कामयाब नहीं हुई, इसका इस अध्यादेश से कोई ताल्लुक नहीं है सीधा। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा हूं। अगर हैफेड जैसी बड़ी सरकारी संस्था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सफल नहीं बना सकती, तो प्राइवेट प्लेयर्स कैसे सफल बनाएंगे? प्राइवेट प्लेयर्स कैसे सफल बनाएंगे जब हैफेड जैसी बड़ी सरकारी संस्था इसमें असफल हो जाती है? मेरी बात फालतू से कहने दीजिए। अगर साकेत जी, किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए इस अध्यादेश से पहले भी स्वतंत्र है। ये अध्यादेश कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसान को अधिक सुरक्षित, मजबूत बनाते हैं कि कोई कंपनी उसके साथ काम करते हुए उसकी जमीन को हड़प ना पाए, उसको कब्जा ना ले। किसान के हितों की रक्षा के प्रावधान हमने किए तो इन्होंने किसान विरोधी कहना शुरू कर दिया। हमने किसान को मंडी से ज्यादा भाव लेने के लिए स्वतंत्र किया तो ये उसको किसान विरोधी बता रहे हैं। इनके चरित्र का मूल्यांकन इसी बात से हो रहा है कि ये हर उस बात का विरोध कर रहे हैं जो इन अध्यादेशों में किसान के हक में है। मैंने बजरंग जी से पूछा है, बजरंग जी बता नहीं पाए कि मंडी बंद करने या एमएसपी समाप्त करने का प्रावधान इन अध्यादेशों में कहा है। बिना पढ़े किसान को गुमराह कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को हम बेनकाब करने में लगे हुए हैं और अधिक मजबूती के साथ करेंगे आने वाले दिनों में। एक ट्वीट नहीं है। इन अध्यादेशों में कहीं भी एमएसपी अधिकार नहीं है। ये सब अब झूठ का
अरे भले मानस क्यों तो कहूं, किसान की फसल प्राइवेट कंपनियां बना रहे, किसान को लूट रही है, आपने पूरी ली, आप तो और आप लड़ा चाहते तो माफी मांगो किसानों से माफी मांगो तो उनको गुमराह कर रहे हो। वीरेंद्र चौहान जी एक बार उनको बोलने दीजिए। कहीं लिखा नहीं। वीरेंद्र चौहान जी एक बार सुन लीजिए वीरेंद्र चौहान जी एक बार उनको। जब आप बोल रहे थे तो बजरंग दास जी नहीं आए, आपको डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने, आपको डिस्टर्ब नहीं किया बजरंग दास जी ने। वीरेंद्र चौहान जी सुनिए जरा उनको भी, वीरेंद्र चौहान जी उनको भी सुनिए एक बार। सरकार के खिलाफ के अंदर शोर करते हैं, उलझाना चाहते हैं। मैं वीरेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, ये 3 अध्यादेश कि एमएसपी बंद हो जाएगा। बजरंग दास गर्ग को बताना चाहिए कि एमएसपी बंद होने की बात कहाँ लिखी हुई है। झूठ के लिए माफी मांगो, अन्यथा कंपनियां खरीदेगी। अरे आप चुप होंगे तब तो वो बताएंगे, आप चुप हो जाइए, उनको दीजिए मौका बताने का। अरे आप चुप हो जाइए ना, एक बार चुप हो जाइए, जरा सुन लीजिए उनको ढंग से। ये ढंग से बोले तो एक सवाल पूछिए सीधा। अरे वीरेंद्र चौहान जी आपके मन माफिक नहीं बोलेंगे तो वो ढंग से कहाँ बोल पाएंगे। जो आपके मन माफिक बोलेगा वो ढंग से बोलता है। बजरंग दास गर्ग साहब, बजरंग दास जी कल केंद्रीय कृषि मंत्री से किसानों की मुलाकात करवा रहे हैं। कोई भी परेशानी होगी वहां पर, अभी अध्यादेश रखा तो नहीं गया ना संसद के पटल में, कल वहां पर भी चर्चा होगी। सर ये बताइए ना, जो वीरेंद्र चौहान जी एक वैलिड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एमएसपी को लेकर के बता दीजिए कहां लिखा है कि एमएसपी खत्म कर देंगे, ये बताइए ना। उस अध्यादेश में कहीं जिक्र है? कहीं ये जिक्र है क्या? एमएसपी से कम हम अनाज नहीं खरीदेंगे। पूरी लाइन डाली इन्होंने, कैसे खरीदेंगे? ठीक है, बात लाइन नहीं है। अच्छा चलिए, आपके सवाल को लेकर एक बार भाग सिंह दमदमा साहब के पास चलते। भाग सिंह दमदमा साहब, भाग सिंह जी, ठीक है, बजरंग जी एक सेकंड। अगर एमएसपी से कम कोई प्राइवेट कंपनी अगर लेती है, वो ये कहते हैं कि हम एमएसपी से कम ही लेंगे, क्या कोई लीगल प्रावधान है साहब कि ये कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? देखिए, कोई भी किसान से एमएसपी से कम पे फसल नहीं दे सकता, क्योंकि जब किसान के पास एक ऑप्शन है सीधा कि वो महंगी मंडी के अंदर बेचते, इसके कितने प्रावधान है इसके अंदर? या तो किसान स्वयं बेचे, या अपना संघ बनाकर, अपने समूह बनाकर, या व्यापारियों के साथ तालमेल मंडी की तरफ की फसल। किसान के जब 4 इतने ऑप्शन है तो वो एमएसपी से कम पर क्यों बेचेगा? और एमएसपी कोई ऐसी चीज नहीं जिसको लाया और प्रदेश सरकार ये, यानी आप ये कहना चाहते हैं भाग सिंह दमदमा साहब, आप ये कहना चाहते हैं भाग सिंह जी कि मैं एक किसान हूं, मैंने फसल उपजाया और उसके बाद मैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉले जैसे भी है उसको लेकर के एक कंपनी के दरवाजे तक जाऊं, वहां पर बात करूं, वो कहे जी नहीं जी मैं तो एमएसपी में नहीं दूंगा, फिर मैं वहां से निकलूं दूसरी कंपनी के पास जाऊं, वो कहे कि नहीं जी आप तो ये तो नहीं होगा, फिर मैं मंडी में जाऊं कि मैं तो थक हार गया, उसके बाद मैं मंडी में जा रहा हूं। किसान के पास खुद व्यापारी, किसान को कहीं दूसरी कंपनी के पास जाओ, वो कहे कि नहीं आपको ये तो दे देना, एक वाक्य बोलने का। चलिए, ये कुछ सवाल हैं जो किसानों के थे और ये सवाल अब केंद्रीय कृषि मंत्री से भी पूछे जाएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पॉलिटिकल पंचायत में शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए। अब बहुत ही नजर रहेगी इस चीज पर कि आखिर किस तरीके से कल जब ये मुलाकात होगी तो किन किन मुद्दों को केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने रखेंगे ये किसान, और उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है सबसे पहले जनता टीवी ये आप तक पहुंचाएगा। अभी की पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।